हाँ जी। अच्छा मजीद भाई, ये जो हमाद अजहर साहब की भी बात की अरफा जी ने थोड़ी सी कि जी आईएमएफ की टीम मिली। अच्छा, इसके अंदर जो है कुछ बातें मैं ऐड करूंगी। एक तो ये आज इसने काफ़ी लोगों की आंखें उठाई हैं, क्योंकि अभी तो आने वाला है इंटरम सेटअप। आईएमएफ की जो टीम है वो क्यों जाके मिल रही है इमरान खान साहब से, है ना? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अभी तो पीडीएम की गवर्नमेंट है, ठीक है, और ये जो इनके साथ मुआहदा भी हुआ है, ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो हुआ है $3 बिलियन देने का, ये तो पीडीएम के साथ हुआ है। और इसके बाद जो है 4 महीने के लिए इंटरम सेटअप होने वाला है। लेकिन आईएमएफ की टीम जो है वो इमरान खान से मिल रही है, विच मीन्स कि शायद जो मास्टर्स हैं जिन्होंने इनको रिमूव किया था, उनको शायद समझ आ रहा है कि इन केस ऑफ इलेक्शंस इन दिस कंट्री, Imran Khan's party might bounce back, he might become the prime minister, और फिर हमारी आगे की बातें जो है इमरान खान के साथ चलेंगी। वाह, ठीक है जी, एक तो ये वजह हो सकती है। अच्छा, यही वजह है। हाँ, मे बी यही वजह है या कुछ और भी है। बहरहाल जी, ये जो है आईएमएफ का कुछ मकसद नहीं बनता है कि वो जाके एक ऐसे आदमी के साथ बात करे जिसका कि आप गवर्नमेंट के साथ कुछ ले, यानी जो ऑपोजिशन में भी बैठा नहीं है। यानी कि अगर आप ऑपोजिशन के भी लीडर किसी से मिलते तो इट वुड हैव मेड सेंस व्हाई यू आर मीटिंग इमरान खान। ठीक है जी। अच्छा जी, आज इसका सारा जिक्र जो है हमाद अजहर साहब ने किया, और हमाद अजहर साहब ने कहा कि जी इस मीटिंग के अंदर जो है शौकत तरीन साहब थे, शाह महमूद कुरैशी थे, उमर अयूब खान थे, सानिया निश्तर थी, शिबली फराज, तैमूर झगड़ा, मुजम्मिल असलम जो थे वो यहाँ पे थे। और उन्होंने आईएमएफ की टीम को कहा है कि इन केस अगेन, ये देखें जुमला बहुत ही मानी खेज है, इन केस हमारी गवर्नमेंट आती है तो हम बहुत ही इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ और इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ जो है आगे बढ़ेंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबिलिटी लाएंगे, और बहुत सारी चीजें डिस्कस की आईएमएफ की टीम के साथ कि अगर हमारी गवर्नमेंट आई तो हम इन चीजों की तरफ कैसे जाएंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे लाएंगे, हाई इन्फ्लेशन को कैसे कर्ब करेंगे, और जो ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हैं उनको कैसे स्टेबलाइज किया जाएगा। तो उन्होंने तारीफ की कि आपने जो पाकिस्तान को स्टैंड बाय अरेंजमेंट दिया है तो दिस इज़ वेरी गुड। तो ये आज बहुत ज़्यादा चौंका देने वाली जो है ये खबर है। बहुत सारे ट्रैवलर्स जो हैं जी वो गिलगित बल्तिस्तान और जो और जगहों से आए हुए हैं, वो इस्लामाबाद वगैरह से और जगहों से कराकोरम हाईवे के ऊपर जो है वो स्ट्रैंडेड हैं। उसकी वजह ये है जी कि यहाँ पे जो है कुछ ब्लॉकेड है और इसमें से गुजरा नहीं जा सकता यहाँ से। और इसके अंदर जो है असल में कुछ अर्सा पहले जो बारिशें आई थी उसकी वजह से जैसे उच्चर नाला के ऊपर जैसे जो ब्रिज बना हुआ था वो बह गया था, और वैसे ये तो लास्ट ईयर से ही बहा हुआ है लेकिन इसकी रीबिल्ड अभी तक शुरू नहीं की है। और भी बहुत सारी अंडर कंस्ट्रक्शन जो चीज़ें हैं, तो ये जो बारिशें हो रही हैं कॉन्स्टेंटली उसकी वजह से वहाँ पे फ्लड्स बन गए हैं और उसकी तरफ वजह से रास्ते सारे रुक गए हैं और लोग स्ट्रैंडेड हैं, गुजर नहीं सकते हैं। तो अब एक मेक शिफ्ट रूट बनाया गया है और एक अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज जो है उसको यूज़ किया जा रहा है लोगों को हौले हौले निकालने से। लेकिन अदरवाइज जो है काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये जो बारिशें हुई हैं उसकी वजह से जो है बहुत सारे जो सप्लाई लाइंस हैं वाटर के वो वॉश अवे हो गए हैं और पेडेस्ट्रियन पाथवेज भी नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई भी लॉस ऑफ लाइफ या प्रॉपर्टी नहीं है। तो बहरहाल जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो काम कर रही हैं कि एरिया को क्लियर करके लोगों को यहाँ से निकाला जाए। द प्रिंट की एक स्टोरी है जी, और प्रिंट की ये स्टोरी जो है दिस इज़ रिटन बाय लेफ्टिनेंट जनरल S.H. पनाग रिटायर्ड, और ये आज इंडियन मिलिट्री के ऊपर है। और वो कह रहे हैं जी कि इंडियन मिलिट्री जो है वैसे तो उसका बहुत ही हाई नेम है और उसकी बहुत ही दुनिया में इज्जत है, लेकिन जो 2 वाक़े हुए थे जून 24 को, एक तो जदूरा विलेज के अंदर और एक इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसकी वजह से इंडियन मिलिट्री की जो स्टेलर रेप्यूटेशन है उसको काफ़ी जो है धचका मिला है। और अभी जो मणिपुर के अंदर भी चीज़ें चल रही हैं उसमें भी लोग जो हैं मिलिट्री, अब इंडियन मिलिट्री को काफ़ी ब्लेम कर रहे हैं। वो कहते हैं जी हुआ ये था जदूरा के एरिया में तो कि वहाँ पे एक मॉस्क के अंदर ये घुस गए थे लोग, अलेजली सोल्जर्स जो हैं इंडियन मिलिट्री के, और इन्होंने लोगों को कहा था इंक्लूडिंग द मौज़न कि तुम चांट करो जय श्री राम, और वहाँ पे उनको कहा कि तुम ऐसे करो और अगर ना किया तो तुम्हारे साथ जो है बुरा सलूक किया जाएगा। और उनको जो है वो दिया गया लाउड स्पीकर के लाउड स्पीकर में तुम बोलो। और इसी तरह जो इथम जो था उसके अंदर जो था एक मॉब था विच वाज लेड बाय मिथाई विमेन, जिन्होंने
फिर फोर्स किया था इनको, आर्मी को, कि ये जो इनके कुछ इलाके के लोग पकड़ के ले गए हैं जिसको कि मिलिट्री कहती थी कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से हैं, उनसे रिलीज करवाया था। अब ये जो दो बातें सामने आई हैं, जनरल पनाग साहब कहते हैं, तो वो कहते हैं जी कि इसमें बहुत ज़रूरी है कि इंडियन मिलिट्री शुड कम क्लीन, और उसको बताना पड़ेगा कि भाई हम जो है ये किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि आज तक जो है ये अनयूजुअल वाक़यात हैं जो कि सामने आए हैं, क्योंकि जो मिलिट्री थी हमारी बहुत ही सेक्युलर और नॉन पार्टिजन थी, उसका कंडक्ट ऐसे था। लेकिन अब अगर ये ऐसे शामिल हो रहे हैं और अलेजली ह्यूमन कैजुअलिटीज़ के अंदर ये इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। वो कहते हैं जी जून 24 को एक पेट्रोल ऑफ 50 राष्ट्रीय राइफल्स, जिसको कि एक मेजर साहब लीड कर रहे थे, उन्होंने ये जदूरा के एरिया में जो किया, और फिर जो इन्होंने जो सोल्जर जो कि काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस कर रहे थे उनके साथ मिलके जो कुछ मस्जिद में इन्होंने किया और आसपास के इलाकों में किया, उसको बहुत ही बुरा समझा गया। तो ये जो है इंडियन मिलिट्री की कभी भी परंपरा नहीं रही है, और अगर इंडियन मिलिट्री को चाहती है कि जी हम जो है सिर्फ उसी काम में लगे रहें, यानी कि मुल्क की सिक्योरिटी का जो काम है या टेररिस्टों को साफ करने का काम है, तो वही बेटर रहेगा। तो वो कहते हैं जी, जनरल साहब कहते हैं मुझे बड़ी हैरत हुई है कि अभी तक कोई फॉर्मल क्लैरिफिकेशन नहीं आई है मिलिट्री की तरफ से, और खास तौर पे जदूरा के इलाके में। हाँ, इथम के इलाके में उन्होंने जरूर कुछ जवाब दिया है, लेकिन जदूरा विलेज में जो वाकयात किए इसने इंडियन मिलिट्री ने, उसका जवाब नहीं दिया उन्होंने। तो वो कहते हैं जी कि अगर इंडियन मिलिट्री को अपनी रेपुटेशन वैसी ही स्टेलर रखनी है और अपनी क्रेडिबिलिटी लूज नहीं करनी है, तो उसको एक फुल इंक्वायरी बिठाने की जरूरत है इन अफसरों के ऊपर कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, ताकि इंडियन मिलिट्री को बुरा नाम ना मिले। कांग्रेस पार्टी जो है जनाब आज वो काफ़ी भड़की हुई थी, क्योंकि जो गुजरात हाई कोर्ट है उसने अब जजमेंट दी है और उसने अप होल्ड किया है राहुल गांधी जी का जो डिस्क्वालिफिकेशन था उसको, और उनकी जो कन्विक्शन थी क्रिमिनल डेफेमेशन में। आपको पता ही है कि 2019 रैली में कर्नाटका के गोलार एरिया में राहुल गांधी जी जो हैं वो कर रहे थे एक खिताब, और उसमें वो कह रहे थे कि ये जो नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, ये जिनके की नाम के साथ भी मोदी होता है, वो चोर क्यों होते हैं। तो उसका एक्सेप्शन लेते हुए जो गुजरात के बीजेपी एमएलए थे, एक्स स्टेट मिनिस्टर पुरनेश मोदी, उन्होंने एक फाइल किया था केस इनके अगेंस्ट, और फिर इनको डिस्क्वालीफाई लोकसभा से भी कर दिया गया था। तो आज जब ये चीज़ें इधर कोर्ट में पहुंची हैं गुजरात हाई कोर्ट में, तो उन्होंने भी अप होल्ड किया है दूसरी कोर्ट की जो थी रूलिंग थी। तो उसके ऊपर जो पार्टी के स्पोक्स पर्सन है अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने कहा जी कि ये जूरिस्प्रूडेंस का बहुत ही यूनिक जजमेंट है जो सामने आया है, और इसका पैरेलल और प्रेसिडेंस कोई भी मिलता नहीं है, और हमें बिल्कुल भी हैरत नहीं हुई। हमें तो पहले ही पता था कि गुजरात हाई कोर्ट यही कुछ जो है गांधी जी के खिलाफ जो है वो करने वाली है। इसके ऊपर बीजेपी के एमपी रविशंकर प्रसाद जो है उन्होंने बात करते हुए कहा कि गांधी जी के पास जो है राहुल गांधी, उनके पास लाइसेंस टू अब्यूज बिल्कुल नहीं है, और अगर उनको सजा दी जा रही है उनके गलत काम की वजह से, क्योंकि कोर्ट ने उनको बार बार बुलाया और कहा अपोलोजाइज करें, जो कि उन्होंने अपोलोजाइज नहीं किया, तो अब उनका ट्रायल हो रहा है और वो सफर कर रहे हैं। तो इसके ऊपर आप गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते कि उसने कुछ गलत किया, क्योंकि गांधी जी के जो रिमार्क्स थे वो बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल थे। तो बहरहाल जी ये दोनों पार्टियों के बीच में काफ़ी ठनी हुई है बड़े अरसे से। और आज थी जनाब दिलीप कुमार साहब की 2nd डेथ एनिवर्सरी, और इसके ऊपर जो सायरा बानो उनकी वाइफ हैं, उन्होंने बड़ा ही प्यारा सा एक जो है वो मैसेज डाला है। 2021 में इनकी डेथ हुई थी आफ्टर प्रोलॉन्ग इलनेस दिलीप साहब की। तो इन्होंने आज इंस्टाग्राम को ज्वाइन किया है सायरा बानो ने इस मौके पे, और उन्होंने कहा जी कि मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ सारे लोगों का जो हमसे मोहब्बत करते हैं और मुझे अभी तक जो है अच्छे अच्छे प्यारे मैसेजेस भेजते हैं। दिलीप कुमार साहब की डेथ 98 ईयर्स की एज में हुई थी, और इन दोनों की जो शादी थी वो 55 ईयर्स तक साथ रही थी। तो उन्होंने कहा जी कि जुलाई 7 को मेरे जो बिलविड हैं दिलीप कुमार साहब, मेरे कोहिनूर जो हैं, मुझे छोड़ के चले गए थे और डीप स्लंबर में यानी कि सो गए थे, और जो है लेकिन अभी भी आप लोग उनको याद करते हैं, प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो मुझे ये चीज़ जो है बहुत ही खुशी देती है। तो मैं जो है आप लोगों की वेल विशर्स की और जो मेरे डियर फ्रेंड्स हैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज जनाब नीतू सिंह साहबा जो हैं वो भी शी टर्न 65 जो है टुमारो, वैसे कल है उनकी बर्थडे, तो लेकिन आज हम उसकी बात करें। उसकी वजह यह है कि आज मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर उनके बेटे जो हैं रणवीर कपूर वो नजर आए, क्योंकि नीतू सिंह जी जो हैं वो लंदन में हैं। तो रणवीर चाहते हैं कि अपनी माँ को सरप्राइज दें और कल अपनी माँ के पास जो हैं वो पहुँच जाएँ। तो नीतू सिंह जो हैं उन्होंने अपनी जो सेलिब्रेशंस थी वो अर्लियर
दिस वीक अपनी बेटी रिद्धिमा के साथ सेलिब्रेशन शुरू की थी, और उनके साथ उनके सन इन लॉ भारत सानी भी थे जो कि मिलान में थे, और वहाँ पे उन्होंने बड़ी प्यारी प्यारी तस्वीरें जो हैं रिद्धिमा ने डाली हुई थी अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे। और अब ये लंदन आ रहे हैं, तो रणबीर भी वहीं पे जा रहे हैं इनकी बर्थडे मनाने के लिए। तो फैंस जो हैं उन्होंने इनको हैप्पी 65th बर्थडे कहा। शाहिद कपूर और मीरा राजपूत जो हैं जी, वो भी आज अपनी 8th वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे हैं। उसके ऊपर बड़ा ही प्यारा एक मैसेज जो है शाहिद कपूर ने भी डाला है, और उसने अपनी एक अनसीन वीडियो भी डाली है, और फिर उसने कहा है कि स्काई फुल ऑफ स्टार्स गेव यू इन स्काई फुल ऑफ स्टार्स आई गेव यू माई हार्ट, गो ऑन टीयर मी अपार्ट, यू विल ओनली फाइंड यू इन माई हार्ट, हैप्पी एनिवर्सरी माई वाइफ फॉर लाइफ। तो फैंस को भी बड़ा इनके ऊपर प्यार आया, तो फैंस ने भी बड़े प्यारे प्यारे इनको मैसेजेस दिए। और जनाब पीसीबी के जो न्यूली अपॉइंटेड मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन हैं ज़का अशरफ साहब, आज उन्होंने ऑफर किया है मोहम्मद हफीज़ साहब को कि वो भी ये जो मैनेजमेंट कमेटी है उसको, ये जो 10 मेंबर कमेटी है उसको ज्वाइन करें। मोहम्मद हफीज़ साहब जो हैं उन्होंने, आपको पता ही है कि 2022 में रिटायरमेंट का ऐलान किया था, और जो करंट चीफ सेलेक्टर हैं हारून रशीद साहब, उनको जल्दी अपनी पोस्ट से निकाला जाएगा। तो ज़का अशरफ साहब ने इनको कहा कि आप एज चीफ सेलेक्टर जो है वो टीम के अंदर ज्वाइन करें। हफीज़ साहब ने कहा कि मैं इनको बड़ा कॉन्ग्रेचुलेट भी करता हूँ, और ये बड़े अच्छे जो हैं एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, और इनकी ऑफ़र भी अच्छी है, मैं इसको ज़रूर कंसिडर करूँगा। आपको पता ही है कि 5 जुलाई को ज़का अशरफ साहब को अपॉइंट किया गया था मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन पीसीबी में। उसके बाद उन्होंने 10 मेंबर अपनी कमेटी बनाई थी, और जो कि 4 महीने तक इंचार्ज रहेगी, और नए जो सिलेक्शन कमेटी है उसको भी अब उसके अंदर बंदे जो हैं वो लाए जा रहे हैं। तो उसी सिलसिले में हफीज़ साहब के साथ भी मुलाकात हुई थी। इसके अलावा महमूद इकबाल जो हैं उनको रिप्लेस किया जाएगा अहमद शहजाद राना से। तो ज़ाहिर है नया बंदा, नई टीम अपनी वो लेकर आएंगे। बांग्लादेश के जो ओडीआई कैप्टन हैं जी तमीम इकबाल साहब, सिर्फ उनकी वैसे 34 ईयर्स एज है, लेकिन आज उन्होंने बहुत ही इमोशनल अंदाज में कहा कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट जो है उसको हमेशा के लिए बाय बाय बोल रहा हूँ। रो पड़े आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे, और नेशनल टीवी उसमें उनकी आंखों में बड़े आंसू थे, और लोगों को बड़ी हैरत हुई क्योंकि अभी जो है बांग्लादेश का अफगानिस्तान के साथ सीरीज़ चल रहा है, तो राइट इन द मिडल ऑफ द सीरीज़ उन्होंने कहा कि मैं नहीं आगे खेलूँगा। और उन्होंने कहा जी कि ये बहुत अरसे से मैं बात कर रहा था, इसके अंदर कोई खास आपको सरप्राइज़ होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी फैमिली से भी बात कर रहा था, और मुझे लगता है कि दिस इज़ द राइट टाइम फॉर मी टू लीव। इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था, जो कि फर्स्ट ओडीआई ऑफ 3 मैच सीरीज़ जब अफगानिस्तान के साथ शुरू हुआ था अभी, क्योंकि इन्होंने खुद ही कहा था कि मैं 100% फिट नहीं हूँ। स्पेशली बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो प्रेसिडेंट हैं नजमुल हसन, उन्होंने भी बड़ा क्वेश्चन किया था इनके प्रोफेशनलिज्म को, और ये जो हैं 21 बॉल्स पे 13 ही बना सके थे, और फिर इनकी जो बांग्लादेश की डिफीट हो गई थी अफगानिस्तान से 17 रन से, जबकि समझा जा रहा था कि ये जीत जाएंगे बांग्लादेश वाले। बहरहाल जी इनके बारे में आज कहा है लोगों ने कि ही हैज़ बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स इन बांग्लादेश हिस्ट्री। इन्होंने 8,313 रन्स बनाए हैं इन 241 ओडीआईज, 14 इन्होंने हंड्रेड्स बनाई हैं, सेंचुरीज, यानी कि हाईएस्ट बाय एनी बांग्लादेश बैट्समैन। ये लेफ्ट हैंडर थे, और इन्होंने 5,134 रन्स बनाए हैं इन 134 इनिंग्स इन 70 टेस्ट्स, और 10 इन्होंने जो हैं सेंचुरीज बनाई हैं, और ये T20 से रिटायर हुए थे 2022 में, यानी कि लास्ट ईयर। तो आज इन्होंने पूरा ही कह दिया कि अब मैं नहीं खेलूंगा। और जनाब आज फैंस बड़े खुश हुए देख के ब्रैड पिट को F1 सर्किट के ऊपर, और बड़े फैन है ये भी F1 के मेरी तरह। ब्रैड पिट एंड यू एंड मी, वी हैव एटलीस्ट वन इंटरेस्ट। तो F1 के बड़े फैन हैं, और आज ये देखेंगे ब्रिटिश ग्रांड प्री के ऊपर, क्योंकि ये शूट कर रहे हैं अपनी नई फिल्म F1 के ऊपर। तो बहुत सारे फैंस और लोग और जो वहाँ पे क्रू था वो सारे इनके पास जमा हो गया है, और ये जो है सारी की सारी फिल्म ये रेसिंग ट्रैक के ऊपर बनाई जाएगी, जिसमें कि ये एक रिटायर्ड ड्राइवर हैं, और इनका नाम होएगा सोनी हेज, और ये जो है एक यंग ड्राइवर को ट्रेन करेंगे जिसका नाम होएगा डैमसन इद्रीस, जिसको कि जो रोल जो प्ले कर रहे हैं डैमसन इद्रीस जो है इस रोल को प्ले कर रहे हैं। और एप्पल स्टूडियोज़ वाले जो हैं ये इस मूवी को बना रहे हैं। तो इस मूवी को बनाने के लिए टॉप गन 2 की जो क्रिएटिव टीम है उसको रोप इन किया गया है। तो इसके अंदर फिल्म मेकर जोसेफ कोसिंस्की हैं, स्क्रीन प्ले जो लिखेंगे वो हैं एहरन क्रूगर, प्रोड्यूसर जो हैं जेरी बकरहेमर हैं। तो आज जो ट्विटर के ऊपर भी F1 जो ओरिजिनल ट्विटर अकाउंट है उस पर उन्होंने कहा जी कि APXGP कार, उसकी तस्वीर उन्होंने डाली हुई थी, और उन्होंने कहा था कि दिस कार विल बी यूज्ड इन ब्रैड पिट्स F1 मूवी।
कनाडा तो जनाब बड़ा अच्छा कर रहा है। कनाडा की जो बियांका एंड्रूस्कू जो हैं उन्होंने डिफीट किया है 26 सीड एनालिना कैलिनिना को, यूक्रेन की जो हैं, और वो अब थर्ड राउंड ऑफ विंबलडन में पहुंच गई हैं और जो हैं उन्होंने बड़ी टफ फाइट की। और इसके अलावा और भी जो कनेडियंस हैं दे आर डूइंग वेरी वेल इन जो है वो उसके अंदर विंबलडन के अंदर हैं जी। फोर्थ राउंड में पहुंच गया एक वो शेपोलोव, हाँ पहुंच गए हैं ना, फोर्थ राउंड में वो पहुंच गई हैं। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज़ इज़ अबाउट दिल्ली कोर्ट। दिल्ली की जो अदालत है उसने आज जो फॉर्मर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो चीफ हैं और बीजेपी के पार्लियामेंटेरियन है ब्रिज भूषण शरण सिंह साहब, उनको आज बुलाया है फॉर सेक्सुअल हरासमेंट केस। आपको पता ही है कि बहुत सारी फीमेल जो रेसलर्स थी उन्होंने कहा था कि इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सेक्सुअल हरास किया और क्रिमिनली हमको डराया, धमकाया, इंटिमिडेट किया। तो वो बैठी हुई थी बहुत अरसे से मोर्चे में और यहाँ तक उन्होंने कहा था कि गंगा के अंदर हम अपने मेडल्स फेंक देंगे अगर इनको ना हटाया गया और एक इनके ऊपर जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग ना चलाई गई। उनका प्रोटेस्ट उस वक्त ख़त्म हुआ था जब स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने इनको कहा था कि नहीं, आप कोर्ट के ऊपर एतमाद करें और उनको अपना काम करने दें। और ये जो हैं भूषण शरण सिंह साहब, ये बहुत ही पावरफुल राजपूत लीडर हैं और वेस्टर्न यूपी से जो है ये लड़ते हैं अपनी सीट के लिए। और इनके खिलाफ जो है बहरहाल बहुत सारी चार्जशीट्स लाई गई थी और इसी तरह इनके जो एसोसिएट थे विनोद तोमर, उनके खिलाफ भी जो हैं बहुत सारी एलिगेशन इसी तरह के सेक्सुअल हरासमेंट के आए थे। तो अब इनको बुलाया गया है और इनसे अब जो है बातचीत की जाएगी।